बात करेंगे शुमाली वजीरिस्तान की, जहां दहशतगर्दों ने पाक फौज की गाड़ी पर फायरिंग करके एक सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोइन और एक सिपाही बशारत को शहीद कर दिया। ISPR की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोइन का ताल्लुक बिहाड़ी से था और वो कुछ अरसे पहले PMA से पास आउट हुए थे। सिपाही बशारत का ताल्लुक गिलगित के एक गाँव से था और वो 3 साल कबल फौज में भर्ती हुए। उसके बाद बात करेंगे फाटा इस्लाहात बिल की, जो हुकूमत की जानिब से आज भी कौमी असेंबली में पेश ना हो सकी। कल की तरह अपोजिशन जमातों ने एहतजाजन वॉकआउट किया। पार्लिमानी उमूर के वजीर ममलिकत शेख आफ्ताब ने ऐवान को बताया कि वजीर आजम ने जुम्मे के रोज तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को इस सिलसिले में तलब किया है। फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम और दीगर इस्लाहात के मामले पर जमात इस्लामी का धरना भी आज इस्लामाबाद के चाइना चौक पहुँचा, जहाँ से उन्होंने पार्लियामेंट हाउस जाना है। और आखिर में बात करेंगे हुकूमत पंजाब की, जिनके 3 अरकान ने आज अपने इस्तीफे पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिए। इन 3 अरकान ने इतवार के रोज फैसलाबाद में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में पीर हमीदुल्लाह सियालवी के कहने पर इस्तीफे देने का ऐलान किया था। पीर सियालवी ने मुतालबा किया है कि पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह इस्तीफा दें। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप राह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोल पाकिस्तान 1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोल पाकिस्तान _ बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें बराह रास्त देख सकते हैं। कुलबीन, सबसे पहले उस अफसोसनाक खबर का जिक्र कर लें जिससे आपने आगाज़ किया बुलेटिन का, राइटफुली सो। जब से ये ऑपरेशन ज़रबियात शुरू हुआ है और उसके बाद अब्दुलफदाद, मेरी एक बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी के साथ मैं बार बार कहता रहता हूँ कि ये एक तवील जंग है। काउंटर इंसर्जेंसी में और जंग में फ़र्क होता है। आप एक मुकाबला कर रहे हैं मिलिटेंसी का, इंतखा पसंदी का। यहाँ कोई महाज नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। ये एक तवील मुद्दती जंग होती है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अब हमारे लोग अब उन्होंने पैटर्न ये बनाया है कि वो इंतज़ार करते रहते हैं, रैकी करो, मौका देखो और जहाँ तुम्हें चांस मिले तुम हमारे किसी जवान को, और उसमें ये कोशिश करो कि थोड़ा सा वो ऑफिसर काडर में चाहे लो लेवल पे, हाँ बिल्कुल, ताकि एक मैसेज जाए। तो ये वाक़यात बदकिस्मती से होते रहेंगे, लेकिन हमने इन वाक़यात के लिए खुद को तैयार नहीं किया। हमारे लिए ये खबर अनहोनी की सूरत आती है इसलिए कि हमने लोगों को ये समझाया नहीं कि ये एक तवील मुद्दती जंग है और इसमें न जाने कब तक हमें किस तरह, मसलन ये कि उन बच्चों को जब देखते हैं और उनकी उम्रें देखते हैं, दोनों ही बेचारे 21-21 साल के थे, दे वर सो यंग के, मतलब एक अभी वाकई दिल इंसान का टूट जाता है। ये एक वही मैं बता रहा हूँ कि एक यानी बहुत अरसा एक परवरिश हुई, नाम नहाद अफगान जहाद बला, और अभी हम इस जंग से नबरदाज़मा हो नहीं पाए हैं। 9/11 हो गया और नए वाक़यात शुरू हो गए हैं और उसके नतीजे में क्या होगा, ये जो वो आगे वक्त डरने और ईमान की बातें चल निकली हैं, तो वो यकसुई अगर होती तो शायद ये भी ना होता, ये जो हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये जो शाखसाने हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने बच्चों की जाने भी जा रही हैं और उसके बावजूद इल्ज़ामात भी पूरी दुनिया में आए तो ये आए कि जी दहशतगर्दी के प्रमोटर भी हम हैं। हाँ, हब है। और कहीं हम अपना नैरेटिव किसी को बयान करने के काबिल नहीं,
یعنی ایک یہ جو دکھ ہوتے ہیں روز کی کوئی نہ کوئی خبر ہوگی. نہیں تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہم ناانصافی کرتے ہیں نصرت صاحب, جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں ان کے ساتھ بائی ناٹ بینگ ایبل ٹو جسٹیفائی دیئر سیکریفائسز دنیا کے سامنے, بہت ناانصافی کرتے ہیں. اٹ از ناٹ فیئر, مطلب یہ ہائیلی انفیئر بات ہے کہ یہ کس لیے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں. بالکل ٹھیک, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کیسے ہوں گی. یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ایک حکومت چاہیے بی بی, حکومت چاہیے جو چیزوں کو اینٹیسپیٹ کرتی ہے, دیکھتی ہے. روزمرہ کے معاملات کی بات کر لیتے ہیں نا. کہ پرسوں خبر آئی ڈان اخبار میں, اس میں یہ کہا گیا کہ جی 36 ریفائنری اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہمیں تیل دیتی ہیں, پیٹرول دیتی ہیں, وہ حکومت کو بتا رہی ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں جو خام تیل آتا ہے اس کو ریفائن کرنے کی جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ بند ہے, ختم ہے. کیوں ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں چونکہ بجلی کے اوپر پریشر کم ہو جاتا ہے, یہ پنکھے نہیں چلانے پڑتے, ایئر کنڈیشنر نہیں چلانے پڑتے, تو آپ کیا کرتے ہو, آپ بجلی پیدا کرنے والے لوگوں کو کہتے ہو کہ جناب آپ فرنس آئل یوز نہ کریں اور گیس اور فلانا اور فلانا اور فلانا. اب فرنس آئل جو ہے وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے, خام تیل آیا وہ ریفائنری میں جاتا ہے, اس میں سے پھر مختلف نوع جو ہے وہ چیزیں نکلتی ہیں. ٹھیک, اب ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جب ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں, اکتوبر سے فرنس آئل بند کروا دی, اس مہینے کے آغاز میں فاروق لغاری صاحب کے بیٹے فرزند ماشاءاللہ بڑے سیزن ینگ اویس لغاری صاحب نے لوڈ شیڈنگ اور بہت ہی طمانیت کے ساتھ اور بہت ہی طنزیہ انداز میں نواز شریف صاحب اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ اس پہ بھی شاید مجھے صادق اور امین کہ میں نے 2018 میں وعدہ کیا تھا لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا, میں نے تو 1 سال پہلے کر دیا, تالیاں. لیکن اس پہ بھی بھائی سیدھی سی بات ہے کہ لوڈ کم ہو گیا. ہاں وہ تو ایک سائیکل ہے نا نصرت صاحب, بجلی کا جو ہر سال ہوتا ہے, ہر سال ہی ہوتا ہے. تو آپ نے ریفائنریز وہ کے پاس وہ فرنس آئل, اب ہونا یہ چاہیے تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر سردیاں جب پیک پہ جاتی ہیں تو لوڈ شیڈنگ, حتیٰ کہ آصف علی زرداری کے دور میں بھی اس پیک سیزن میں. ہاں ایبسلیوٹلی نصرت صاحب, اس کا ایک بالکل ہر سال ہوتا ہے, یہ ہر سال یہی ہوتا ہے. اب ہونا کیا چاہیے کہ لانگ ٹرم آپ پلاننگ کرتے ہیں, آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ سٹوریج کیپیسٹی بناتے ہیں, ذخائر بناتے ہیں کہ یار فرنس آئل جو ہے وہ تیار ہوتا رہے. ہاں تو اس کو کہیں اور اس کو آپ جو ہے یہاں جمع رکھیں تاکہ آئندہ جب گرمیاں شروع ہوں یا جب بھی ضرورت ہو اور فرنس آئل کی ضرورت ہو, وہ آپ نے سٹوریج بنائے نہیں, ڈنگ ٹپاؤ کام چلاتے رہے. اب ان 4.5 سالوں میں یہ پیٹرولیم کا جو ناخدا رہا وہ تھا شاہد خاقان عباسی, جو اب ہمارے وزیر اعظم ہوتے ہیں. اب جناب یہ جو ہے خبر ڈان اخبار میں پرسوں چھپی, انہوں نے کہا کہ صاحب اگر یہ ہوا تو اس وقت اس کی ایک اور ہوتی ہے پروڈکٹ, وہ جیٹ آئل جو طیاروں میں استعمال ہوتا ہے. تو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے جو ہوائی اڈے ہیں لاہور آباد وغیرہ, اور پھر ایک اور یہ آپ کو یہ جو یعنی پائلٹ ہوتے ہیں ان کو پھر فور وارن کیا جاتا ہے کہ جناب اس روٹ پہ نہ جائیے گا کیونکہ تیل نہیں مل پائے گا. My God. وہ نوبت آنی تھی, یہ وہ انہوں نے فور وارن کیا. لمبا چوڑا جناب یہ فور وارن کرنے کے باوجود کوئی اثر نہ ہوا, کوئی اثر نہیں ہوا. تو آج ایک نہیں 2 بڑے ہمارے ملکی اخبارات نے ایڈیٹوریل لکھے, نیشن نے, نیوز میں. اب اس میں پھر یہ بات بھی کی گئی کہ حضور اس میں خالی پی آئی اے کی بات نہیں ہے, ایئر فورس بھی پاکستان کی. نہیں نصرت صاحب طیارے تو, اور یہ جو اوریجنل آج سے 2 دن پہلے خبر آئی تھی اس میں باقاعدہ یہ ایئر فورس کے یہ مینشن کیا گیا. یہ دیکھیے جناب
کہ یہ جو ہمارے جو ڈیفنس کی اتھارٹیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب اس کا کچھ کیجئے، یہ بہت پرابلم ہوگا، یعنی باقاعدہ ٹھیک ہے تو پہلے بتایا ہوا تھا تو کچھ کرنا چاہیے تھا. باقاعدہ کہا کہ سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. بھائی ہم جس قسم کی حالت جنگ میں ہیں، جو ہماری صورتحال ہے، یہ سب کرنے کے بعد میں نے جب یہ ایڈیٹوریل دیکھے، یہ خبر دیکھی، اور میں نے کہا یار چلو ہمارے کہنے پہ تو شاید اثر نہیں ہوا، تو یہ جو ہمیں ان کو ڈیفنس فورسز سے جو پیغام آیا ہے شاید اس کا بھی کوئی اثر. ہاں obviously نصرت صاحب وہ تو ایک آن گوئنگ چیز ہے. اس بات کو کلیئر کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ آج پی ایم ہاؤس سے ایک ایشو ہوئی، بڑی ویڈیو کلپ، اچھا، اور اس میں لگا کہ جی تمام انرجی تیل وغیرہ کے محکموں سے وابستہ. اچھا میٹنگ کر لی آج وزیر اعظم نے سلسلے میں؟ کیا چلیں یہ تو اچھی بات ہے، مبارک ہو نصرت صاحب، ویری میں گڈ. نے دی تھی وہ، اگر وہ ابھی نظر آ جائے گی ساری. اور نہ صرف یہ کہ وہ میٹنگ ہوئی، بلکہ اس کے اختتام پر ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوئی. اچھا جیسی پریس ریلیز جاری ہوئی میں نے کہا واہ، چلیں تو مسئلہ حل ہونے کے قریب ہے. وہ پریس ریلیز کہتی ہے کہ اجلاس ہوا وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں، اس میں فلاں فلاں لوگ موجود تھے، فائن الحمدللہ. اب اس میں کہا گیا کہ اس میں غور کیا ہوا میٹنگ میں، پاور کو جنریشن بائی شوگر انڈسٹری، چینی پیدا کرنے والوں کے ساتھ مل کر مزید بجلی پیدا کرنے کے، رینیویبل انرجی پالیسی ہے. اس کا تیل سے ابھی کیا تھا؟ اس کے بعد یہ کہ دا میٹنگ ہال کے ویریس جو ہے نا پاور سیکٹر میں، کہ ونڈ کا، سولر کا، ہائیڈل پاور اور پروجیکٹس کیا ہوں گے، یعنی لانگ ٹرم پالیسی. مطلب یہ کوئی اس ایمرجنسی کا امپینڈنگ کرائسس پہ کوئی انہوں نے بات ہی نہیں، مطلب چھوٹی سی پریس ریلیز ہے آپ کے ساتھ، رائٹ؟ ابھی بھی یہ پریس ریلیز باقاعدہ پی ایم ہاؤس سے جاری شدہ پریس ریلیز کا تذکرہ کر رہا ہوں. اور آخر میں یہ اطلاع یہ دی گئی کہ کل وزیر بجلی اویس لغاری صاحب جو ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے. چلیں ہم انتظار اور کریں گے. اس میں یہ جو فیصلے ہوئے، لیکن یہ والے اچھا میں نے کہا شاید وہ اس کو ایڈریس بھائی یہ تو طویل المدت ہی ہیں، ہم اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں کہ نوبت یہ آ گئی ہے کہ لاہور، فیصل آباد، کراچی، ان ایئرپورٹس پر اسلام آباد میں پیٹرول میسر نہ ہوگا، اور حتیٰ کہ نوبت ای جا رسید کہ شاید ایئر فورس کی تیل کی ضروریات بھی پوری نہ ہو پائے. دیٹ از اے جینوئن کرائسس نصرت صاحب. یہ مطلب واقعی they don't amazing. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مطلب اٹس اے میٹر آف ریکارڈ. انرجی کے معاملات پہ آج میٹنگ ہوئی پی ایم ہاؤس میں اور یہ ساری باتیں ڈسکس نہیں ہوئی. مطلب دیٹ از امیزنگ. کم از کم نہیں، یا اس کے مطابق ٹھیک ہے، یا تو اس میں کہتے ہیں کہ ہاں جی نوٹس لیا کہ جی وہ جو داد فریاد کی جا رہی ہے، کیونکہ 6 اکتوبر سے یہ فرنس آئل نہیں خرید رہے، ریفائنری جو ہے اس کے پاس خام تیل آئے تو وہ کیا کرے. ٹھیک نہیں، ظاہر ہے بھائی فرنس آئل اس کا لینا نہیں ہے پاور پروڈیوسر نے، نہیں تو پھر وہ اس کو لینا مطلب امپورٹ کرنا بند کر دیں گے، جتنا ان کے پاس ہوگا وہی رکھیں گے. یہی ہے نا. اور جب آپ جہاز آ گئے ہوئے ہیں تو وہ اگر پورٹ پہ کھڑا ہے تو اس کا ڈیمیج پڑنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل دیٹس another cost. واقعی ایک اور کاسٹ ہے. اب یہ روز مرہ کا کام ہے حکومت کا. چلیں باس اسی پہ بریک لیتے ہیں. چلیں جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. بس ہمیں بلوچستان سے ایک نصرت بلوچ صاحب کا میسج آیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں آج 8 گھنٹے اور انٹیریئر بلوچستان میں 12 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ زیرو لوڈ شیڈنگ کدھر ہے، کس حصے میں ملک ہے، یہ مجھے نہیں پتا. یقین کریں میں جس علاقے میں آپ کو پتا میں قریب ہی رہتی ہوں، بجلی جانا بالکل بند ہو گئی تھی. کچھ ہفتے بیچ میں ایسا آئے تھے کہ 1 گھنٹہ بھی نہیں جا رہی تھی. جس دن اعلان ہوا ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ لوڈ شیڈنگ فری ہے پاکستان، یقین کریں اس دن سے 2 بجے اب 1 گھنٹے کے لیے دوبارہ جانے لگے. میں خود حیران ہوں کہ یہ کیا ہے. جو ہے وہ ایفیٹ میں رہتا ہوں، بالکل یہی واقعہ ہے کہ آج وزیر قانون نے اعلان کیا تھا یہ بجلی 2 بجے دوپہر کے جاتی ہے اور رات کے 3 بجے. اس دوران شاید نہیں، اور بیچ میں انسکیڈول بھی بیچ میں 15 منٹ کے لیے یوں اڑ گئی، یہ بھی ہو جاتا ہے. میں صرف عرض یہ کرتا ہوں کہ چلیں جی آپ نے وہ بڑک بھی لگا دی،
लेकिन खुदा के लिए लोगों के साथ ये झूठ क्यों बोलते हो कि ये आपकी किसी जहानत की वजह से। हाँ, ये तो लोड कम हुआ है। बात है कि आपने बिजली ज्यादा फराहम करना इसलिए शुरू कर दी है कि गर्मियों में जो लोड होता है वो सर्दियों में नहीं होता। बिल्कुल। तो अब आज का लोड होता है गैस का, और गैस की लोड शेडिंग पिंडी में पूछे लोगों से कि किस किस तरह कहाँ नहीं आती, लोगों के चूल्हे ही नहीं चलते एवरी ईयर। आज आप मुझे किस तरह, मैं कहता हूं जी कि आप छोड़ देंगे जो हमने जो लगा रखे ना टेलीविजन पे नौटंकियां करते हैं कि बिठा लें फलाना राना सनाउल्लाह ईमान लाएंगे नहीं लाएंगे, वो इस्तीफे हो गए नहीं हो गए यार। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया जो ये यानी पाबंदी लगाई मेरी दानिश में कि यार ये कोर्ट को डिस्कस ना ही करो, अब आपकी बात करो। अब ये तेल का मसला इसके बाद जो दूसरा किस्सा आता वो दोबारा लाइनें लग जाती, और आप रिकॉल करो हमेशा जनवरी फरवरी में लगती, यही टाइम होता है। नुसरत साहब हम कर रहे होते हैं, कराची में भी लंबी लाइनें इसीलिए लगती हैं ना। आप समझ आ रही है, हर साल यही होता है कि आप जब अक्टूबर में पावर प्लांट्स को कहते हैं फर्नेस ऑयल नो, आपको याद नहीं है उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि वो फर्नेस ऑयल अब से नहीं, वो आगे बता देंगे। एवरी ईयर वी गो थ्रू दिस, और एक खत लिखाया जा रहा था टीवी पे कि जी उन्होंने पहले ही बता दिया, जैसे आप अभी कह रहे हैं ना कि उसका इलाज है ना, उसका इलाज है कि अगर आपके पास स्टोरेज नहीं है तो आप फिर पावर प्लांट्स को कहें कि हाँ जी यार को मिक्स कर लिया करो फर्नेस का और इसका, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। और 4.5 सालों में अगर आप कहें कि आप स्टोरेज नहीं बना सकते, कुछ तो बना गिव मी अ ब्रेक ना करें ना। वैसे तो आप कहते हैं कि ऑरेंज ट्रेन आपने अभी तक बना दी होती। नहीं बाबा, आप कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, आपका दावा है कि आपने दिसंबर में ऑरेंज ट्रेन जैसा मंसूबा लाहौर शहर में मुकम्मल कर लेना था, और आप ये एक फर्नेस ऑयल को आइंदा 3 महीने या 4 महीने का कितना होगा यार? वो एक मसला लाहौर का, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। बस सीधी सी बात है, शॉर्ट साइटेड प्लानिंग करेंगे तो यही तहाशा जगह पड़ी होती है रिफाइनरीज के दाएं बाएं, ठीक है? हाँ नहीं, ऑब्वियसली अब इस पे कोई तवज्जो नहीं, ये रोजमर्रा की बात है, यानी आम आदमी की बात है। वो किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, वो आपका वोटर हो, आपका मुखालिफ हो, ये उसकी बुनियादी जरूरियात, उसके बुनियादी हुकूक में शामिल है। फिर हुकूमत का क्या होता है मकसद कि जी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होती है, उसमें कौमी असेंबली होती है जी, एक सेनेट होती है जी। आप उनके इजलास बुलाते हैं तो आपके जहन में होता है कि आपने इस इजलास के जरिए ये कानून बनाना है। यस, आपने सेनेट का इजलास बुलवाया 3री मरतबा एक मकसद के तहत कि जी वो हल्के बंदियां आइंदा जो इलेक्शन होना है, वो इशू अभी तक हल नहीं हुआ, और वो जमात फाटा रिफॉर्म आप ऑन बोर्ड नहीं ले पा रहे हैं जिसने कौमी असेंबली में आपके साथ वोट दिया इसी बिल पर। यस, तो कानून नहीं। अब इसके बाद अगर एक अबूरी हुकूमत बनेगी, बन जाती है और उसकी मुद्दत तवील होती है, तो मैं किस मुंह से आप बिल बुलाओगे? नहीं, कौमी असेंबली का आप इजलास बुलाते हैं फाटा रिफॉर्म विद द क्लियर इंटेंट कि जी आपने इसमें बुलाना है फाटा रिफॉर्म्स को, नहीं लाए। वो जमात इस्लामी वाले आजकल वोट उन्हें मिलते नहीं बेचारों को, तो उन्होंने मतलब तो उन्होंने कहा चलो अब फिर मैं ले आऊं, वो उनकी मेहरबानी, चाइना चौक से वापस चले गए। लेकिन कह गए हैं कि 31 सितंबर को वो फिर आएंगे, 31 को आए तो शायद न्यू ईयर नाइट के बाद यहाँ से जाना ही पसंद ना करें। नहीं तो वो 4 तारीख को दूसरा वाला आएगा, वो मिल ना एक और है ना, वो तो किस्सा अलग से। हाँ नहीं, आई नो, आई एम जस्ट सेइंग वी कुड हैव अ आपका रोजमर्रा का इशू ऑयल, आइंदा इंतखाबात, कितनी सीटें किस सूबे की, आबादी के जो अबूरी नताइज आए हैं, वैसे ही कितना इंपॉर्टेंट है सेंसस रिजल्ट हमारे लिए, वो काबिल कबूल हैं तमाम सूबों नहीं गया। फाटा का मर्जर है नहीं, उसके लिए धरने तैयार। और इन हालात में वो पंजाबी में एक बहुत हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, बहुत इस्तेमाल करते थे, जात दी कोड़ के लिए श्तीरा नु जफे के जात की आप है छिपकली लिजर्ड एंड यू आर ट्राइंग टू एम्ब्रेस ये जो सही। चलें ब्रेक, यस चलें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ बीबी, जैसे आपको बिल्कुल बुनियादी बातें, तेल, मरदमशुमारी के नताइज, नई हल्का बंदियाँ जिसमें नए इंतखाबात के वक्त मुकर्ररा पर होने का इन्हिसार, फाटा का इंतमाम वो ना हो तो एक भरपूर धरना, हाँ यस, हाँ, और बाकी जो ये पंजाब के मसाइल वो अपनी जगह मौजूद। इन सब मसाइल के होते हुए ये पाकिस्तान के वजीर आज़म जो है वो जहाज पकड़ते हैं और तुर्की चले गए। तुर्की गए हैं कि वहाँ OIC का इजलास होना है और उन्होंने यरूशलेम को जो है इसराइल का कैपिटल नहीं बनने देना। तो क्या कर लेंगे हमारे वजीर आज़म? खकान अब्बासी साहब जान दो ना, तेल का तो बंदोबस्त कर लो पाकिस्तान में। अपने तुम तेल नहीं दे सकते, अपना तुम ये नहीं निगोशिएट कर सकते कि उसी पार्टी जिसने कौमी असेंबली में वो पास की हुई इंतहाबी वो उसको सेनेट में मंजूर कर ले, फाटा का मर्जर हो जाए हाथ देकर। ये आप काम आपसे होता नहीं। तो चले हैं ट्रंप से ये फैसला वापस करवाने। That's a joke. यार क्या बात कर रहे हैं? अच्छा चलेंगे, मैं मान लेता हूं कि आप पर ये इल्जाम है, आप पर ये तोहमत है कि आप उम्मत मुस्लिमा की वाहिद एटमी कुव्वत के वजीर आजम हैं और वजीर आजम तुम्हारी औकात उस दिन फैजाबाद में अया हो गई थी For God's sake, जब तुम्हें बताया गया कि अपने बंदे नहीं मारे जा सकते, सुलह करी। हाँ नहीं, न्यूक्लियर पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। ये साइड और ये कुर्बानी जाहिद अहमद की। जाहिद अहमद को बचा ना पाओ, रावलपिंडी और इस्लामाबाद का कब्जा जो है वो तुम ले ना सको, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रास्ते बाहर ना कर सको, और माशाल्लाह चले हैं ट्रंप को कहने, ओए यरूशलेम नू किवें कीते। यार क्या करते हो इस कौम के साथ, क्यों झूठ बोलते हो? चलो मैं फिर मान लेता हूं कि मैं इस तोहमत पर ईमान ले आता हूं बेवकूफों की तरह कि आप वाकई चीफ एग्जीक्यूटिव है एक वाहिद मुस्लिम कुव्वत के जिसके पास एटॉमिक बम है, लिहाजा आपकी सुनी जाती है, आपका बड़ा एहतराम है, आपका बड़ा वकार। मैं कहता हूं मैं मान लेता हूं, ये फिक्शन मान लेता हूं, बट विद व्हाट स्ट्रेटजी? आप क्या हिकमत अमली बनाकर गए? हमारी तरफ से जाएगी हिकमत अमली? बीबी आप एक OIC में जा रहे हैं ना, कुछ भी नहीं, वो एक स्पीच होगी वो कर देंगे, खत्म। Isn't that what's going to happen? उसके लिए देखो तुर्की के सदर ने अपने हम मनसब को फोन किया था, ममनून हुसैन, वो इसीलिए एक तकरीर उनको दे देते, वो कर देते। बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं वैसे भी सदर साहब, व्हाई नॉट? तो उनको दे देते, उनको भिजवा देते। नहीं मुझे नहीं, ठीक है, you're right, अगर एक सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन करनी है सामने जिस दिन ठीक है यरूशलेम वाला किस्सा नहीं नहीं, ऑफ कोर्स व्हाट हैज हैपेंड इज ये एब्सोल्युटली अगर तुम इसको तुम कलेक्टिव हवाले से देखो, मुस्लिम हिस्ट्री के हवाले से देखो, तो ये उतना ही बड़ा वाकया है जितना सकूत बगदाद था, और मैंने 4 वाकया, और इसकी जो आगे सदियों तक हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगी। मैं वाकईतन चाहता हूं कि हम जो 22 करोड़ का मुल्क हैं, हमारी अपनी कमजोरियों के साथ हमारी एक ताकत है, एक से है, हम कोई हिकमत अमली के साथ जाते। अब वो हिकमत अमली तो उसी सूरत में नजर आती ना कि मसलन कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, बिल्कुल ठीक है, मिसाल के तौर पर, जिसमें बैठकर कुछ आप हमें न बताते। नहीं नहीं ठीक है, जाहिर है, यू राइट, आप हमें न बताते, लेकिन हमें आप सिर्फ ऐसी ही एक प्रेस रिलीज भेज इस मीटिंग में कि वजीर आजम साहब ने OIC की हंगामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से पहले ठीक है अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर एक लाया अमल तय किया। ठीक है, वो लाया अमल आप बताएं। इस्लामी ममालिक दीगर के सरबराहान के आगे रखा जाए। ठीक, राइट। तो कुछ मैं कहता यार चलो कुछ गुमा में मुब्तला हो जाओ, वरना तो जुमे को दुआ है एक और कि या अल्लाह ट्रंप के वो उसकी यानी तोपों में कीड़े डाल। एक कॉल है, बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप टेलीविजन देख रहे हैं? सॉरी, ड्रॉप करें भाई फोन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। बात मैंने ये करनी है कि वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया कि लोड शेडिंग खत्म। हमारे पे क्वेटा में 1 घंटा मजीद बढ़ा दी गई है।
1 घंटा हमें तो 1 घंटा लाइट मिलती पूरे दिन में। ठीक इसी तरह जी काफी जगह से दिन में 1 घंटा लाइट मिलती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं लोड शेडिंग बढ़ा दी गई है कि हमें 1 घंटा लाइट मिलती है, पहले बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। मकसद उनका अच्छा, कह रहे हैं कि 1 घंटा मिल जाती है, पहले तो ये अब मैं जी माफी चाहता हूँ, चूंकि मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ, तो मेरा कम अज कम ये तो घुमा होता। अच्छा, हम वहां कि अपनी कोई कंट्रीब्यूशन है, तुर्की ने बुलाई है ना ये कॉन्फ्रेंस। उर्दवान खुद को अब सुल्तान उर्दवान समझता है कि जैसे वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी है जिसने खिलाफत उस्मानिया को बहाल करवा लिया है। जैसे क्या इजराइल के साथ सफारती ताल्लुक नहीं, उसने सिर्फ कहा था कि मैं खत्म करूंगा, लेकिन ही खत्म कर दिए नहीं, अभी तक कोई नहीं ऐसा किया उसने। मिस्र के हैं, बिल्कुल है, मिस्र वहां मौजूद होगा जी, बिल्कुल। जॉर्डन है जी, बिल्कुल। नहीं इन सब ओमान में इजराइल का ऑफिस है, ठीक है। अब ये फैसला कि यरूशलेम को दारुल हुकूमत बना लिया, वो फैसला तो ट्रंप ने किया है ना। हाँ, हो गया वो। अमेरिका के लिए इन सब की क्या स्ट्रेटजी है? अमेरिकी दरामदात बंद कर देंगे? सऊदी अरब ने अभी जब ये गया था ट्रंप वहां पे, तो कितने $billion का जो ऑर्डर प्लेस किया था, $100 बिलियन ट्रेड, याद है ना, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं नुसरत साहब। जी कराची से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर और आप ठीक हैं सर? सर मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर टेलीविजन पे जल्दी बात कर लें तो लोगों को। सर ये मैं लोड शेडिंग के बारे में बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने तो ऐलान किया था कि लोड शेडिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन जनाब इसमें 2 घंटे इजाफा हो गया जनाब, और ज्यादा 2 घंटे इजाफा हो गया कराची में। आप कौन से इलाके में रहते हैं जहाँ इजाफा हो गया? कराची में। कौन सा इलाका सर? कराची का डिफेंस में। सर ये बड़ी मुश्किल हो गई है। ये तो डिफेंस वालों को चाहिए खबर देने, लेकिन डिफेंस वालों ने तेल की बात भी की तो नहीं है, क्या करेंगे? बिल्कुल, आपके कराची में भी अगर 2 घंटे नहीं है, कोयटा वाले बिल्कुल ही पुकार रहे हैं, तो फिर पता नहीं कहाँ बहाल है। हर तरह हर सूरत और तेल का बहरान अपनी जगह नाजिल है। कल पता नहीं कल वो क्या नुस्खा पेश करे। चले ब्रेक चलें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। भाई अभी मैं वो इसी मातम से फारिग नहीं हुआ कि शाहिद खकान अब्बासी साहब जो हैं वो OIC में जाकर ट्रंप को कैसे तकलीफ पहुंचाएंगे। क्यों? अभी खबर आई है कि हत्ता के शहबाज साहब भी जा रहे हैं। ट्रंप नहीं अभी आई, पता नहीं अब आया अभी तक। सीरियसली ये आपने अभी भी ब्रेक में सुना है कि मैंने किसी ने कहा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल मैंने अभी कंफर्म नहीं की है। चले ओके, बट भी बहुत होती है। हाँ होती है बिल्कुल, आजकल तो ट्रिपल चेक भी। अगर शहबाज शरीफ वहां जाएंगे, नहीं खुद बताओ अब भाई, वजीर आला पंजाब भाई आप KPK के भेज दें उनको, फिर वो साथ ले जाएं ताकि वो कहें कि भाई थोड़ा सा बताएं कि हमने कितना अफगानिस्तान कैसे आजाद करवाया था। नहीं you're right, कम से कम उसकी एक रेलेवेंस तो बनती है। You forgot how we liberated Afghanistan from। नहीं अच्छा चलो ना सही, वो आपकी जमात के नहीं है, असरारुल्लाह ज़हरी को ले जाते। Don't you remember हमने जब किया। अब मकसद ये कि एक मजाक है ना, मजाक ही एक ये नहीं कि क्या कभी ये नहीं शहबाज शरीफ ने कभी तुर्की नहीं देखा? बिल्कुल देखा। क्या मतलब ये कि और कुछ भी नहीं है, अपनी क्रेडिबिलिटी को नंबर बना रहे ना बॉस। एक अच्छा पॉपुलर सा लोग कहेंगे ओ देखे शहबाज शरीफ को कितनी परवाह है जेरूसलम की, बस दैट्स इट, इट्स नंबर। अच्छा, तो क्या नंबर बना रहे हैं। जाके वो एक जबरदस्त तकरीर करेंगे, तो वो क्यों करेंगे? वो किस हैसियत में? वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वो बैठेंगे वहां तालियां बजाएंगे जब शाहिद खान अब्बासी साहब तकरीर करेंगे, तालियां बजाएंगे। वहां बैठे बैठे अगर वो वापस आएंगे तो हमीद सियालवी साहब उन्हें माफ कर देंगे कि तुम जेरूसलम आजाद करवाने गए थे। तुम आजाद करवाने गए थे। पूछेंगे ना करवा के क्या है, हुआ या नहीं हुआ, ये भी तो पूछेंगे। गरीब खेल बच्चों का हुआ, दीदा बीना ना हुआ। भाई खुदा के लिए क्या कर रहे हो यार? अपनी मजबूरी को इस तरह एक्सपोज करना,
इस तरह अयां करना नहीं, सही कह रहे हैं। If you cannot do anything, you don't have any strategy. Then go home. तो भाई Have the moral courage and pack. भाई अगर नहीं है तो कम से कम अच्छा, be quiet and do your job. quiet. ठीक है। कि जी जितना बस में था कर रहे हैं जी, ये नजर तो आए ना। अब फाटा में इंतजाम के बिल के लिए जुमे की सुबह एक और मीटिंग होगी पार्लिमानी जमातों के सरबराहान को नाश्ते पे वजीर आजम साहब जो चीज मेरे ख्याल में तय हो चुकी है। आज ये क्या फैसलाबाद से कॉल है? फैसलाबाद से जी। अस्सलाम वालेकुम जी। फैसलाबाद जी नुसरत भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, हमायूं अवान एडवोकेट बोल रहा हूँ बदकिस्मती से इनके आबद शेर अली के हल्के और इसके नेबर में से जी। मैं अभी सुन रहा था, अभी कोयटा से आपको कॉल थी, कोई कराची से कॉल थी, जहाँ पे मेरे काबिल एहतराम दोस्तों ने बताया कि हमारे लोड शेडिंग तो इतने घंटे इजाफा हो गया। भाई मैं इसके हल्के में बैठा हूँ, इधर भी लोड शेडिंग चल रही है अभी। ये जो फैसलाबाद फ्री जोन इन्होंने बना दिया, जोन तो नहीं सॉरी मैं कह सकता, फ्री लोड शेडिंग कर दिया। हमारे काबिल एहतराम एक्स प्राइम मिनिस्टर आके बता रहे थे कि मैं सादक और अमीन नहीं रहा क्योंकि मैंने लोड शेडिंग खत्म कर दी वक्त से पहले। अच्छा, बहरहाल लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद में भी और आबिद शेर अली साहब के अपने जी बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी घर में नेबर में बैठा हुआ हूँ कि लोड शेडिंग का भी आप वादा नहीं पूरा कर पाए, लेकिन उस चक्कर में आपने नया एक क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। और अभी तो मेरे पास कब से मैं बोल बोल पाकिस्तान में कहे चले जा रहा हूँ क्या बॉस? डॉलर की कीमत बढ़नी है। यस, डॉलर की कीमत बढ़नी है। फरवरी मार्च में पाकिस्तान ने IMF जाना है, बढ़ गई ना। डॉलर की कीमत बढ़नी है, यानी थक गया कह के मैं। अब क्या हुआ है? बढ़ गई 3 दिनों के अंदर अंदर एकदम से, मतलब बेटा शॉर्ट अप आपके तकरीबन 7 रुपए नहीं तो 6.5 रुपए बढ़ गए। यस, अब आखिरी खबरें आने तक मार्केट में 111 रुपए का डॉलर था। भाई जिस वक्त हमने, मुझे अच्छी तरह याद है कि पहला कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम अगस्त के किसी हफ्ते में किया था, मैंने कहा ये बात यहाँ पे बढ़ रही है, ये देखो होना है। इकोनॉमी मिनिस्टर साहब इकोनॉमी के प्रोग्राम बिल्कुल हमने किया ये, ठीक। उसके बाद मैंने याद है अभी चंद दिन कबल हफीज पाशा साहब और शायद कारदार नहीं, उसके बाद आपको याद होगा ISPR ने एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी, उस पे भी हमने किया था। फिर अक्सर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे हम ये इकोनॉमी पे प्रोग्राम सेगमेंट कम से कम करते आए। एक चीज मैं जो बखुदा इकोनॉमिक इलिटरेट हूँ, कोई ये नहीं कि झूठ बोलने का मुझे शौक नहीं, जिन चीजों का पता हो मैं बहस करूंगा कि नहीं भाग इसमें नहीं। मैं अगर एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि डॉलर की प्राइस बढ़नी है तो फिर इनको लोगों को अंधेरे में रखे हुए थे। लाहौर से कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी भैया। जी मैंने अर्ज करना था, ये जो बैतुल मुकद्दस पे आप बात कर रहे थे जी, तो ये मुसलमानों और काफिरों को समझना चाहिए कि किसी इलाके को मुतनाज़े बनाकर उनके फंडामेंटल राइट जो है वो पामाल करते हैं। ये जिसका तसल्लुत हो जाए उसको दे दिए जाए, फिर सफारती, सियासी और हुकूमती सतह पे उनके हुकूक के लिए आवाज उठाई जाए। ये मुतनाज़े बना लेते हैं 70 साल से उन बेचारों के हुकूक हर तरफ से आवाज उठाएगा। ये हुकूमतें उठाएं जो मुसलमानों के बड़े तरफदार बने। मिस्र की उठाए या तुर्की की? मिस्र की उठाएंगे ना जो लोग मुसलमानों के तरफदार बने फिरते हैं। भाई मेरे जो का पता चल जाएगा जब वो नहीं उठाएंगे। पहले देखिए बात सुने मेरी, कैंप डेविड कौन गया था? को काफिर गया था या मुसलमान मुल्क का सरबराह गया था? उनको पता ही नहीं। अनवारुस सदात उसका नाम था, मिस्र का सदर था जी। ये पता है आपको? जी जी हाँ, तो बस कैंप डेविड ही नहीं पता वो जब गया जाके उसके बाद 67 में सबने मिलकर लड़े तो जंग हार गए थे। तो क्या करें जब तो कमजोर हैं तो लड़ते क्यों हैं? फिर बड़ा है ना भाई, खुल के बात करनी चाहिए। तो पहले पूरी तरह अपनी तैयारी करो, बस पहले हिस्ट्री पढ़ लें और उसके बाद हिस्ट्री तो पढ़ लें कि क्या क्या हुआ था, और ये इतना कम से कम पता कर लें कि कैंप डेविड एक मुसलमान ही गया था जी। प्रोग्राम का वक्त बहुत आज भी खत्म बिठाया हुआ है कि हमने क्योंकि रूस तोड़ा था ना। तकरीर करना आसान काम है ना। बहरहाल चलें, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।